नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो हमारा जो है पहला टॉपिक है जो है अध्याय 2 बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत से हम लोग कुछ जो है व्याख्या करेंगे और इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलते हैं हम बाल विकास के सिद्धांत पर। तो हमारा बाल विकास के सिद्धांत में पहला टॉपिक है कि बाल विकास की अवधारणा। तो चलिए हम देखते हैं क्या है बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। बालक में मानसिक विकास कैसे हो रहा है, शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, मतलब जो है बालक के जो भी विकास है मानसिक शारीरिक वो जो है बाल विकास कहलाता है। तो विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है। विकास का संबंध जो है गुणात्मक होता है। तो गुणात्मक मतलब हुआ कार्य कुशलता, ज्ञान, उसके बाद तर्क, नवीन विचारधारा, ये बच्चा के मन में आता है और जो है नया नया विचार आता है बच्चा के मन में, नया नया काम करने की कुशलता होती है, नया ज्ञान आता है। तो ये जो है उस बच्चा के जो है मानसिक विकास होता है, ठीक है। एवं परिमाणात्मक विकास में क्या हो जाता है, जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य, ये सब है परिमाणात्मक विकास, ठीक है। तो अब चलते हैं कि स्किनर के अनुसार इसको कैसे परिभाषित किया गया है। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, जो है ये स्किनर के कहना है। और जो है मनोवैज्ञानिक हरलॉग के अनुसार कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। उसके बाद से क्रो के अनुसार क्या कहना है। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिकी वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तथा विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया है जो निम्न प्रकार है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी के विकास की गति मंद होती है। गेसल के अनुसार जो है दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम जो है समान होता है। तीसरा टॉपिक है हमारा विकास क्रम की एकरूपता। तो यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के संदर्भ में होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। अगला है वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। अब देखिए विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न तो चलती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। अगला है पॉइंट हमारा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथ से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में
उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आँखों और वाक्तंत्र तक सीमित हो जाती है। अब है विकास का परस्पर संबंध यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए इसमें क्या है कि विकास के सभी आयाम, जैसे मान लीजिए कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो है कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। तो देखिए बालक क्या करता है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। तो इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को जो है इधर उधर कर हिलाता है। उसके बाद से फिर जो है अंग के कुछ भागों को चलाना सिखाता है, जैसे हाथ पैर हिलाना, ठीक। उसके बाद से उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। तो उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है। अब है विकास की भविष्यवाणी की जाती है, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा, ठीक है। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। अब है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को, इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना चलना सीखता है। अब है अगला कि विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। तो बालक का विकास लंबवत सीधा नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त जो है वृद्धि और विकास को अस्थायी दिया जा सके, ठीक है। अब है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। तो आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है? तो इसके प्रतिपादक जो थे, आंशिक पुनर्बलन के प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड मिलर है। पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह मत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। अब है वृद्धि और विकास की क्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। अब देखिए बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा
कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। तो बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। इसी तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। अब है वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं, अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। बालक के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। आगे है कि बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकती है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यही जानकारी शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है। तो किस अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, इस बात के ज्ञान में से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है तथा फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप में ढालने का प्रयत्न कर सकता है। अगला टॉपिक है हमारा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक क्या है और बाह्य कारक क्या है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक कारक जान लेते हैं कि बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से हैं, जैसे वंशानुगत कारक, यानी बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। अब है शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक क्या है? जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। तो अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब है बुद्धि। तो बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता जो है, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अब है संवेगात्मक कारक। तो बालक में जिस प्रकार के संवेगों, भावों का जिस रूप में विकास होगा, वह जो है उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता की भावना अधिक होती है,
तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। अब है सामाजिक प्राकृतिक। तो बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। अब है बाह्य कारक। तो बाह्य कारक क्या क्या है? तो बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब यहाँ है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो देखिए, गर्भावस्था में जो है माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियादी भी मजबूत होती है। जीवन की घटनाएं। तो जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो, वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। अब है भौतिक वातावरण। तो बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। तो अब हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। तो इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अब हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। तो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व जो है निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। ठीक है, देखिए, बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, तो हमारा इस अध्याय का यह
अंतिम टॉपिक था। तो इसी तरह के अध्याय के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।